ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 191, फिर से अपमान। जियोयान की अनिच्छा। समय आ गया है, समारोह शुरू हो। भव्य चौक में जैसे ही घंटी की आवाज़ गूंजी, अचानक शून्य से एक राजसी लेकिन शांत आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही वह आवाज़ धीरे धीरे धीमी हुई, गो कबीले के 3 बुजुर्ग अपनी सीटों से गंभीरता से खड़े हो गए। वे चौक के केंद्र में चले गए, जहां विभिन्न औपचारिक उपकरण पहले से ही तैयार थे। समारोह शुरू होता है। लिंग क्वान। 3 गू कबीले के बुजुर्गों की घोषणा के बाद सूची में पहला नाम पुकारा गया। अपना नाम सुनते ही लिंग क्वान तुरंत खड़ा हो गया, आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ा और बड़ों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। गू कबीले के भीतर हालांकि कई युवा सदस्य उम्र के थे, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इस समारोह में भाग लेने के योग्य थे। ये व्यक्ति निस्संदेह गू कबीले के भीतर युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग में से थे। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग क्वान के चेहरे पर गर्व की झलक थी। प्लाजा के केंद्र में एक गंभीर बुजुर्ग ने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और एक बड़ी स्टार डिस्क, लगभग 1 मीटर आकार की, उसके सामने प्रकट हुई। लिंग क्वान तेजी से आगे बढ़ा, डिस्क पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद स्टार डिस्क ने एक मजबूत रोशनी उत्सर्जित की, जिससे 6 सितारे दिखाई दिए। लिंग क्वान, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 8वें कमांडर, एक स्टार डू वेनेरेट की ताकत के साथ 6ठी कक्षा की रक्तरेखा रखते हैं। एल्डर काउंसिल द्वारा विचार विमर्श के बाद आपको गोल्डन क्लान मार्क दिया जाता है। गोल्डन क्लान मार्क वास्तव में 8वें कमांडर के लिए उपयुक्त। बुजुर्ग की घोषणा सुनकर प्लाजा में गो कबीले के सदस्यों ने ईर्ष्यापूर्ण बड़बड़ाहट के साथ अपनी प्रशंसा व्यक्त की। लिंग क्वान की आंखों में खुशी की एक चमक गुजरी जब वह एक घुटने पर झुक गया, ऊपर की ओर देख रहा था। इस समय गू कबीले के बुजुर्गों में से एक ने एक सुनहरा ब्रश पकड़ा, उसे तेजी से लहराते हुए। लिंग क्वान के माथे पर एक रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिया। पिताजी, माँ। जैसे ही गूफी, जियाओ यी जियान और कैलिन ने अपनी सीटें लीं, जियाओ जियान यू और वू शुआंग, 2 छोटे बच्चों को भी जियान और किंगलिन द्वारा समारोह में लाया गया। अब तक जियान की ताकत गू कबीले के भीतर व्यापक रूप से जानी जाती थी। यहाँ तक कि कुछ बहुत सम्मानित बुजुर्गों ने भी उसके प्रति बहुत शिष्टाचार दिखाया। अगले 20 वर्षों में यह मंच तुम दोनों का होगा। गूफी ने धीरे से दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। अब वह अपनी सामान्य तीक्ष्णता के निशान के बिना एक प्यार करने वाले पिता की तरह दिखाई दे रहे थे। उनकी वर्तमान मनस्थिति युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परे हो गई थी, मुख्यतः उनकी विशाल शक्ति के कारण ऐसे कार्यों को अनावश्यक बना दिया। 6ठी कक्षा की वंशावली। गोल्डन कबीले का चिन्ह। ये चीजें क्या हैं? प्लाजा में जियाओयान इन शब्दों से अपरिचित था, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, लेकिन आदरणीय फैंग भी जवाब नहीं दे सका। फॉलिंग स्टार पवेलियन के सदस्यों के पास प्राचीन कुलों के बीच पारित रहस्यों तक पहुंच नहीं थी। हे, तुम ये भी नहीं जानते? उनकी बातचीत को सेंट्रल प्लेन्स के एक बड़े संप्रदाय के एक मजबूत अभ्यासी ने उपहास के साथ जवाब दिया। प्राचीन कुलों में 10 ग्रेड की रक्त रेखाएं होती हैं, जिनमें से पहली सबसे कम और 10वीं सबसे अधिक होती है। कबीले के निशान प्राचीन काल से गो कबीले के माध्यम से पारित किए जाते हैं। संकट के समय में वे अस्थायी रूप से गो कबीले के सदस्यों की रक्त रेखाओं की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे ज्वार को मोड़ने के लिए उनकी ताकत बढ़ जाती है। कबीले के निशान 4 स्तरों में विभाजित हैं: सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। लिंग क्वान का निशान तीसरे स्थान पर है, गोल्डन कबीले का निशान। इन कबीले के निशानों का इतना प्रभाव होता है। हालांकि उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जियाओयान नाराज होने से ज्यादा हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गो कबीले के सदस्यों के पास न केवल खेती में जन्मजात लाभ होंगे, बल्कि उनकी ताकत बढ़ाने के लिए इतने शक्तिशाली साधन भी होंगे। बड़े वयस्कता समारोह के दौरान क्या मुझे किसी को चुनौती देने का अधिकार है? अपना कबीले का चिन्ह प्राप्त करने के बाद लिंग क्वान ने पद नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने जियोयान की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बड़ों से पूछा। हम तीनों गू कबीले के बुजुर्गों ने एक साथ भौहें से कुढ़ी। लिंग क्वान के इरादों के बारे में अनिश्चित, लेकिन नियम वास्तव में स्पष्ट थे। परंपरा के अनुसार आप हमारे कबीले के किसी भी सदस्य को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि अगर वह व्यक्ति हमारे कबीले से नहीं है, तो द्वंद्व युद्ध में शामिल होने से पहले उसकी सहमति आवश्यक है। मंच पर बातचीत सुनकर जियाओयान को अचानक याद आया कि गो कबीले के सदस्यों ने उसे पहले किस तरह से अजीब नज़रों से देखा था। जियाओयान, मैंने सुना है कि तुम प्राचीन जियाओ कबीले के वंशज हो। क्या तुम में मुझे चुनौती देने का साहस है? लिंग क्वान, ताकि हर कोई तुम्हारे प्राचीन जियाओ कबीले की वर्तमान शक्ति को देख सके। जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल लिंग क्वान ने अपनी नज़र जियाओयान की ओर घुमाई, लेकिन उसके शब्दों ने जियाओयान को भ्रमित कर दिया। प्राचीन जियाओ कबीला।
सेंट्रल प्लेन्स में प्रवेश करने के बाद से जियाओयान ने प्राचीन जियाओ कबीले के बारे में सुना था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अब समाप्त हो चुके कबीले का वंशज था। इस समय हालांकि लिंग क्वान जियाओयान से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि जियाओयान बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसने जियाओयान को पहले उसे चुनौती देने के लिए उकसाने की कोशिश की। जियाओयान, तुम वाकई जियाओ कबीले से हो, लेकिन प्राचीन जियाओ कबीला अब अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गया है। आपको लिंग क्वान पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जुन एर ने गोफी को गलतफहमी से बचाने के लिए जियाओयान के पास बैठने से परहेज किया था। हालांकि लिंग क्वान की हरकतों को देखकर वह चिंतित होकर जियाओयान के पास गई और उसे चेतावनी दी। इस समय उपस्थित अधिकांश लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे, खासकर याओ कबीले के 2 सदस्य जो समारोह में आए थे। ऐसा लगता है कि उस परित्यक्त व्यक्ति का शिष्य काफ़ी नापसंद है। ये भी पता चला कि वह प्राचीन जियाओ कबीले का वंशज है। ये दिलचस्प होना चाहिए। याओ जिंगजी की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने गु कबीले के वयस्क होने के समारोह की शुरुआत में इस तरह के मनोरंजन की उम्मीद नहीं की थी। हे जियाओयान, अगर तुम बहुत डरे हुए हो तो तुम्हें मुझे चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन जियाओ कबीला, हा। प्लेटफॉर्म पर लिंग क्वान की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने जुनर को जियाओयान के पास आते देखा और उसने उपहास किया। एक सितारा डू वेनेरेट लिंग क्वान को चुनौती देना कितना बेकार है। वह कैसे हिम्मत कर सकता है। हर कोई समझ गया कि लिंग क्वान की हरकतें जानबूझकर प्राचीन जियाओ कबीले के सदस्य जियाओयान को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए थीं। मेरा प्राचीन जियाओ कबीला कभी गो कबीले के बराबर एक महान कबीला था, लेकिन अब मेरी पीढ़ी में यह इस हद तक गिर गया है। अपनी पहचान जानने पर जियाओयान को अपमान और अनिच्छा की गहरी भावना महसूस हुई। उसने सोचा कि क्या अपने कबीले के सम्मान को बनाए रखने के लिए लिंग क्वान से लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब उसकी जान को जोखिम में डालना हो। बस लिंग क्वान, नीचे उतरो, अब और समय बर्बाद मत करो। जैसे ही जियाओयान गुस्से और अनन्य से उबल रहा था, गु याओ, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था, बर्फीली आभा बिखेर रहा था, अचानक बोल पड़ा। उसके शब्द जियाओयान का बचाव करने के लिए नहीं थे, बल्कि उसके प्रति पूरी तरह से तिरस्कार से भरे थे। गु याओ के लिए जियाओयान समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था, समारोह की प्रगति में एकमात्र बाधा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अध्याय 192। भाई, क्या मैंने इस बार तुम्हें चौंका दिया? बच्चे, इस बार तुम भाग्यशाली हो। मंच पर गु याओ की बातें सुनने के बाद लिंग क्वान के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने जियोयान को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्रैक। इस समय जियोयान को जो अपमान महसूस हुआ वह शब्दों से परे था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं और हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से वह बस इतना ही कर सकता था कि अपनी हताशा को इस तरह से बाहर निकाल सके। चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, वह लिंग क्वान एक डू वेनेरेट के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्य से किसी ने भी उसके जैसे किसी भी व्यक्ति की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जुनेर का भी यही नजरिया था। उसकी नज़र में ये किस्मत का खेल था कि जियोयान ने लिंग क्वान के साथ लड़ाई से बच निकला। खुद को उसकी जगह पर रखे बिना बहुत कम लोग समझ सकते थे कि जियोयान को कितना दर्द हो रहा था। मैं इतना शक्तिहीन क्यों हूँ? जियाओयान ने मन ही मन चिल्लाया, ऐसा महसूस करते हुए कि जुनेर उसे कमज़ोर समझकर उसकी रक्षा कर रही थी, न कि वास्तविक चिंता से। जियाओयान, शांत रहो, अब कोई और तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, आदरणीय फैंग ने जियाओयान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उसके शब्दों ने आखिरकार जियाओयान को उसके आंतरिक उथल-पुथल से बाहर निकाला और वास्तविकता में वापस लाया। बिल्कुल सही, एकमात्र डू पूर्वज के रूप में लिंग क्वान के साथ लड़ाई से बचना पहले से ही सौभाग्य की बात थी। वह इससे ज्यादा और क्या मांग सकता था? जियाओयान ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा। लिंग क्वान के मंच से चले जाने के बाद गो कबीले के कई अन्य युवा सदस्य अपने वंश का परीक्षण करने के लिए ऊपर गए और अपने कबीले के चिन्ह प्राप्त किए। जल्द ही गु याओ की अपनी वंश का परीक्षण करने की बारी आई। गु याओ ने मंच पर कदम रखा और धीरे से अपना हाथ स्टार डिस्क पर रखा। पहले तो तारा डिस्क चुप रही, लेकिन एक पल के बाद यह अचानक कांपने लगी और इसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। एक के बाद एक तारा डिस्क पर दिखाई देने लगा। 1, 2, 3, 8 तारे। जैसे ही 8वां तारा धीरे धीरे उभरा, भीड़ में अचरज की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया, जो स्पष्ट रूप से परिणामों से संतुष्ट थे। 8वीं कक्षा का वंश। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 महान जनरलों में से एक है। ईर्ष्या और प्रशंसा की फुसफुसाहट चौक में भर गई। गु याओ, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 महान जनरलों में से एक 9 सितारा डू वेनेरेट, 8वीं कक्षा के वंश के साथ बैंगनी सोने का कबीला चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसे ही बुजुर्ग ने ये घोषणा की, उसने एक बैंगनी सोने का ड्रैगन ब्रश निकाला, जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करता था।
तेज स्ट्रोक के साथ गुयाओ के माथे पर जल्द ही एक जटिल प्रतीक अंकित हो गया। वाह, बैंगनी सोने के कबीले के चिन्ह को बनाने में बहुत सारा डूक्यूई लगा। जब तक अंतिम स्ट्रोक लगाया गया तब तक बुजुर्ग को थोड़ा पसीना आ रहा था और ब्रश की चमक धीरे धीरे मंद होने के कारण उसने गहरी सांस ली। एक 9 सितारा डू आदरणीय, मेरे शिक्षक अपने चरम पर इस स्तर पर थे और फिर भी यह युवा गु कबीले का सदस्य पहले ही यह हासिल कर चुका है। गु कबीले के सदस्यों को एक के बाद एक मंच पर चढ़ते देख जियाओ यान कबीले की अपार शक्ति को महसूस किए बिना नहीं रह सका। साथ ही उसे अपर्याप्तता की गहरी भावना भी महसूस हुई। उसने सुना था कि 1000 साल पहले उसका जियाओ कबीला ताकत के मामले में गु कबीले के बराबर था, लेकिन अब एक सहस्राब्दी के बाद यह ऐसी स्थिति में गिर गया है। उस समय क्या हुआ था जिसके कारण एक बार महान जियाओ कबीले का पतन हुआ? मैं समारोह के अगले भाग की अध्यक्षता करूंगा। गु कबीले के कुछ और युवा सदस्यों का परीक्षण करने के बाद एक बुजुर्ग की आवाज़ बहुत दबाव से भरी हुई चौक के ऊपर गूंजी। एक बुजुर्ग अचानक मंच पर उतरा और उसके आसपास के अन्य बुजुर्गों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। प्रत्येक की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वे सभी जानते थे कि इस बुजुर्ग द्वारा व्यक्तिगत रूप से वयस्कता समारोह की अध्यक्षता करने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि 8वें सितारे को पार करने वाले वंश का एक सदस्य प्रकट होने वाला था। जुनेर, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही बुजुर्ग प्रकट हुए, उनकी नज़र चौक के एक कोने में खड़ी जुनेर पर पड़ी। हाँ, जुनेर ने अपनी मुद्रा सीधी की और धीरे धीरे हजारों लोगों की निगाहों के सामने मंच पर चली गई। भाई गुफेई, एक पल में तुम मुझे देखकर चकित हो जाओगे। मंच पर चढ़ने के बाद जुनेर ने गुफेई की दिशा में गहराई से देखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना नाजुक हाथ स्टार डिस्क पर रख दिया। एक एक करके डिस्क पर तारे दिखाई देने लगे। 1, 2, 5, 8 तारे। जैसे जैसे डिस्क पर तारों की संख्या बढ़ती गई, भीड़ की सांसें तेज होती गईं। कुछ लोग जो तीव्र इंद्रियों वाले थे शायद अपने आसपास के स्थान में हल्के उतार चढ़ाव को भी नोटिस कर सकते थे। साथ ही एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आभा भी थी। अनगिनत निगाहों के सामने 8वें तारे के प्रकट होने के तुरंत बाद प्रकाश का एक और विस्फोट हुआ। 9 तारे, 9वीं कक्षा की वंशावली। डिस्क पर 9 चमकीले तारों को देखकर गो कबीले के लगभग सभी सदस्य चौंक गए। 9वीं श्रेणी की वंशावली का मतलब था कि गो कबीले में एक ऐसा सदस्य पैदा होगा जो डूसंत बनने की क्षमता रखता हो। हालांकि यह केवल संभावना थी, लेकिन पर्याप्त समय के साथ ऐसी क्षमता होने से वास्तव में एक नए डूसंत का उदय हो सकता है। एक डूसंत, एक ऐसा प्राणी जो इस दुनिया में अस्तित्व के शिखर का प्रतीक है। गु कबीले जैसी महाशक्ति भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि उनके स्तर पर एक कबीले के पास जितने डूसंत होते थे उनकी असली शक्ति उसी से निर्धारित होती थी। वास्तव में ये 9वीं श्रेणी की वंशावली है। जुनेर की वंशावली वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि गुयाओ, जिसे हाल ही में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के महान जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था, प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि अब उसके मन में जुनेर के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन इससे ऐसे उच्च श्रेणी की वंशावली वाले किसी व्यक्ति के प्रति उसका सम्मान कम नहीं हुआ। 9वीं कक्षा के शिखर पर पहले से ही मंच पर जुनेर की रक्तरेखा का परीक्षण करने वाले गो कबीले के बुजुर्ग ने चमकते सितारों को ध्यान से देखा। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। जब अनगिनत आंखें देख रही थीं, जुनेर का नाजुक हाथ अचानक कांप उठा और उसकी पूरी भुजा पारदर्शी हो गई। अंदर उसकी नसों में खून तेजी से बह रहा था और प्रकाश के छोटे छोटे सुनहरे धब्बे उसकी नसों में बह रहे थे, जो स्टार डिस्क को छूते हुए हाथ में इकट्ठा हो रहे थे। हिस, जैसे जैसे सुनहरे धब्बे तेज होते गए, जुनेर की पूरी भुजा चमकने लगी, मानो वह सोने से बनी हो। जब प्रकाश अपने चरम पर पहुंच गया तो स्टार डिस्क हिंसक रूप से कांप उठी और बारीक दरारें दिखाई देने लगीं, जो तेजी से फैल रही थीं। क्या भयानक रक्तरेखा शक्ति है, ये स्टार डिस्क को भी दरार कर रही है। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए। बस जैसे जैसे दरारें फैलती गईं, 9वें तारे के बाद एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। एक क्षण के बाद भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे एक धुंधला सुनहरा सितारा धीरे धीरे उभरा। धमाका, जिस क्षण 10वां सुनहरा सितारा दिखाई दिया, परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया सितारा एक जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह से टूट गया। 10 सितारे, एक दिव्य श्रेणी का वंश। गु कबीले के लगभग सभी सदस्य अवाक रह गए, आकाश को चीरते हुए प्रकाश के सुनहरे स्तंभ को घूरते हुए। भाई गुफी, क्या मैंने इस बार आपको आश्चर्यचकित कर दिया? जुनेर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसकी नज़र गुफी पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसे थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। अध्याय 193, क्या मुझे देखना इतना मुश्किल है? 10वीं कक्षा की वंशावली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुनर इतनी असाधारण होगी। इस शक्तिशाली गो कबीले में भी वह इतनी शानदार महिमा में डूबी हुई है। और मैं सभी की नज़र में कोई नहीं हूँ, एक बेकार चीज़।
चौक के एक कोने में जियाओयान ने जुनर को देखा, जो ऊंचे मंच पर खड़ा था, चमकता हुआ और गौरवशाली। पहले तो वह मुस्कुराया, जुनर की उपलब्धि के लिए खुशी की एक सच्ची मुस्कान। लेकिन जल्द ही वह मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और उसके दिल में एक गहरी, कड़वी भावना में बदल गई। जियाओयान को एहसास हुआ कि अगर वह वैसे ही जीना जारी रखता है तो उनके बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी और उसे जुनर के साथ फिर कभी कोई मौका नहीं मिल सकता। इस बीच गूफी ने ऊंचे मंच की तरफ देखा भी नहीं था। वह अपने दो बच्चों के साथ खेलने और कैलिन, जियाओईजियान और जीयान के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। दिव्य श्रेणी की रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली लगती है। पिताजी, आपका रक्तरेखा स्तर क्या है? जियान यू अपने आसपास की उत्साहित चर्चाओं को सुन रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा। यदि आप अपने पिता की रक्तरेखा ग्रेड जानना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। गूफी ने चिढ़ाते हुए धीरे से जियान ले की नाक थपथपाए। आपके पिता गू कबीले में नंबर 1 प्रतिभाशाली हैं, उनका रक्तरेखा स्तर स्वाभाविक रूप से सबसे ऊंचा है। जियो यी जियान ने जोड़ा। सच कहूं तो जब जियाओ यी जियान और कैलिन ने देखा कि जुनर दिव्य श्रेणी की रक्तरेखा तक पहुंच गई है तो वे दोनों थोड़े हैरान हुए। आखिरकार जुनर की पिछली साधना गति बहुत धीमी लग रही थी, जो उसके रक्तरेखा स्तर से मेल नहीं खाती थी। ये वास्तव में एक दिव्य श्रेणी की रक्तरेखा है। ऊंचे मंच पर मौजूद बुजुर्ग, जिसने जुनर की रक्तरेखा का परीक्षण किया था, गंभीर दिख रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथों को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाया और धीरे से अपने सामने की हवा को थाम लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथों में एक 7 रंगों वाला ड्रैगन ब्रश दिखाई दिया, जो शानदार ढंग से चमक रहा था। इस 7 रंगों वाले ड्रैगन ब्रश की उपस्थिति ने गू कबीले के लगभग हर सदस्य को श्रद्धा की नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। 7 रंगों वाला ड्रैगन ब्रश, कुछ ऐसा जो गू कबीले ने 1000 सालों में इस्तेमाल नहीं किया है, आखिरकार सामने लाया जा रहा है। ऐसी वंशावली के साथ, जब तक उसके पास पर्याप्त समय है, इस लड़की के पास 9 सितारा डूसंत बनने का एक बड़ा मौका है। अन्य प्राचीन कुलों के कई मजबूत व्यक्ति जो देख रहे थे, मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे, कुछ ईर्ष्यालु। गूफी, मैंने 7 रंगों वाले ड्रैगन ब्रश की मान्यता भी अर्जित की है और तुम अभी भी मेरी तरफ नहीं देख सकते, एक बार भी नहीं। जुन एर ने एक बार फिर गूफी की ओर देखा। उसे अभी भी बच्चों के साथ खेलने और 2 महिलाओं के साथ बातचीत करने में ध्यान केंद्रित करते हुए, एक बार भी उसकी ओर न देखते हुए उसे बहुत निराशा हुई। इस समय वह गूफी की मान्यता प्राप्त करने की बेताबी से उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह सुंदर दृश्य जहां उनकी आंखें मिलेंगी, कभी साकार नहीं हुआ। जुन एर 7 रंग का ड्रैगन ब्रश पकड़े हुए बुजुर्ग ने उसे याद दिलाते हुए पुकारा। ये सुनकर जुन एर ने आखिरकार अपनी नज़रें हटा लीं और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। बुजुर्ग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई क्योंकि उसके शरीर से एक विशाल, भारी आभा बह निकली। फिर उसने 7 रंग के ड्रैगन ब्रश पर अपनी पकड़ मजबूत की और तेजी से अपना हाथ हिलाया। एक बार में एक स्ट्रोक, जुन एर के चिकने माथे पर एक इंद्रधनुषी रंग का कबीले का निशान दिखाई देने लगा। जैसे जैसे इंद्रधनुषी रंग का कबीले का निशान धीरे धीरे आकार लेता गया, ब्रश पकड़े हुए बुजुर्ग का हाथ थोड़ा कांपने लगा और उसके शरीर में मौजूद रुकी हुई तेजी से एक ज्वार की लहर। क्या भयानक ब्रश है! कोई आश्चर्य नहीं कि गू कबीले ने 1000 साल में इसका इस्तेमाल नहीं किया। जिस दर से यह डू क्यूई को खत्म करता है, डू सेंट की ताकत के बिना कोई भी तुरंत सूख सकता है। अपने भीतर डू क्यूई की तेजी से कमी महसूस करते हुए बुजुर्ग की अभिव्यक्ति थोड़ी काली पड़ गई। उसने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया, ब्रश को सावधानी से नियंत्रित किया ताकि एक दोषरहित समापन सुनिश्चित हो सके। हिस हिस 7 रंगों वाला ड्रैगन ब्रश जुनर के माथे से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर हवा में नाच रहा था। ओह! 10 मिनट के बाद आखिरकार सभी की निगाहों के सामने ड्राइंग पूरी हो गई। ये हो गया, बुजुर्ग के शब्दों ने जुनर को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित किया। जिस क्षण उसकी आंखें खुलीं, उसके माथे पर इंद्रधनुषी रंग का कुल चिन्ह एक चमकदार, उज्ज्वल प्रकाश में फूट पड़ा। हे, इंद्रधनुषी रंग का कुल चिन्ह! 1000 साल बाद गोकुल ने आखिरकार इसे फिर से देखा है। मुझे आश्चर्य है कि गूफी हमें आगे किस तरह का आश्चर्य लाएगी। जैसे ही 7 रंगों की रोशनी फूटी, कुछ फीकी, बुजुर्गों की हंसी आसमान में गूंज उठी, जो जल्दी ही गायब हो गई। मैं व्यक्तिगत रूप से अगले भाग की देखरेख करूंगा। जल्द ही एक और बुजुर्ग आया, जिसने रक्त रेखाओं के परीक्षण का कार्य संभाला। ये बुजुर्ग उस व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था जिसने पहले जुनर की रक्त रेखा का परीक्षण किया था। ये देखकर कि गोकुल कैसे तैयारी कर रहा था, समारोह को देखने आए कई शक्तिशाली व्यक्ति, साथ ही देखने आए प्राचीन कुलों को झटका लगा। लेकिन वे जल्द ही समझ गए। ऐसा लगता है कि अगला व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाएगा, वह गूफी होगा, जो गू कबीले का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चूंकि गूफी को शीर्ष प्रतिभाशाली माना जाता है, इसलिए उसका वंश स्तर असाधारण होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि गो कबीले में एक पीढ़ी में 2 दिव्य श्रेणी के वंश होंगे?
ऐसा लगता है कि असंभव है। एक दिव्य श्रेणी का वंश 1000 साल में भी दुर्लभ है। जबकि गूफी की साधना उत्कृष्ट है, उसका वंश स्तर उतना ऊंचा नहीं हो सकता है। एक पल के लिए सभी की निगाहें गूफी पर टिकी थीं, जो अभी भी अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहा था। अगला, गूफी। जैसी कि उम्मीद थी, जो बुजुर्ग अभी अभी आया था, उसने गूफी का नाम पुकारा। पिताजी, पिताजी, अब आपकी बारी है। अपने पिता का नाम सुनकर जियान यू ने उत्साह से हाथ हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी किस स्तर तक पहुंचेंगे। उन्हें उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? वुशुआंग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों बच्चों की प्रतिक्रिया देखकर गूफी मुस्कुराए। फिर उसने उन्हें जियोई, जियान और कै लिन को सौंप दिया और फिर मंच पर चला गया। गूफी, मुझे उम्मीद है कि तुम सबको चौंका दोगी। जुन एर मंच के किनारे खड़ी थी और गूफी को शुभकामनाएं देते हुए मुस्कुरा रही थी। वह जानबूझकर थोड़ी देर के लिए मंच पर रुकी, बस गूफी के करीब जाने के लिए। हालांकि गूफी ने उसकी इच्छा को स्वीकार भी नहीं किया। बिना रुके वह सीधे परीक्षण के प्रभारी बुजुर्ग की ओर चल पड़ा। ऐसा लगता है कि गो कबीले की युवा महिला को ठंडा कंधा मिल रहा है। हे, ऐसा कहा जाता है कि वे कभी पति पत्नी थे और उनकी शादी कई लोगों की ईर्ष्या थी। क्या अफसोस है, इतना प्रतिभाशाली जोड़ा, फिर भी वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। इस दृश्य ने आसपास के कुछ लोगों का ध्यान खींचा, जिससे कई लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अध्याय 194, मुझे मारना चाहते हो? देखते हैं कि तुम जिंदा बच पाते हो या नहीं। मेरी राय में इसमें कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। उस समय ये युवा मास्टर गू फेई था जो कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला किया। और उन चीज़ों के लिए मिस जूनर खुद जिम्मेदार थी। वह बहुत आगे निकल गई। अगर ऐसा न होता तो कौन मिस जूनर जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली व्यक्ति से तलाक लेने को तैयार होता? बिल्कुल, मैंने सुना है कि इस बार भले ही जियाओ यांगू दायरे में आ गया था, मिस जूनर को अभी भी नहीं पता था कि उसे कहाँ सीमा खींचनी है। वह उसे वापस पाने की उम्मीद कैसे कर सकती है? वे सही कह रहे हैं। मुझे वास्तव में जियाओ यान से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि गूफी गलतफहमी न पाल ले। आसपास की बातचीत से शर्मिंदा महसूस करते हुए जुनर ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके कई शब्द व्यंग्यात्मक थे, लेकिन वे पूरी तरह से निराधार नहीं थे। जुन एर ने चुपचाप उनमें से कुछ से सहमति जताई और चुपचाप अपनी पिछली जगह पर लौट आए। ये लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? ये देखकर जियाओ यान क्रोधित हो गया। जुन एर और गूफी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। ये कैसे हुआ कि गूफी ने इन लोगों के मुंह से उसे एक तरफा तलाक दे दिया? जुन एर, वे बहुत कठोर हो रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? अगले ही पल जियाओ यान उठ खड़ा हुआ और जुन एर के पास गया, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियाओ यान की बातें सुनकर जुन एर ने सहज रूप से अपना हाथ हिलाया, उसे रुकने का संकेत दिया। पहली बार जियाओ यान ने जुन एर के चेहरे पर जलन की एक झलक देखी। उस नज़र ने जियाओ यान को बहुत दुख पहुंचाया, दूसरों के मजाक से भी ज्यादा। वह चुपचाप वहां से चला गया। ऊंचे मंच पर गूफी ने हाथ बढ़ाया और स्टार डिस्क को छुआ। एक पल में डिस्क पर 9 तारे दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद एक सुनहरी रोशनी उभरी और जल्दी से एक चमकदार सुनहरे तारे में संघनित हो गई, जो जुनर के पिछले परीक्षण से कहीं ज्यादा चमकदार थी। 10वें तारे के दिखाई देने के बाद ऐसा लगा कि पास में एक और रोशनी टिमटिमा रही है। हालांकि उस पल तारा डिस्क अचानक बिखर गई और किसी ने उस दृश्य को नहीं देखा। हे भगवान, एक और 10वीं श्रेणी की रक्त रेखा। और यंग मास्टर गूफी के परीक्षण में 10वां तारा स्पष्ट रूप से मिस जूनर की तुलना में बहुत उज्ज्वल है। इसका मतलब है कि यंग मास्टर गूफी का रक्तरेखा ग्रेड मिस जूनर से भी अधिक है। जैसे ही सुनहरा तारा दिखाई दिया, चौक में लगभग सभी लोग अपना संयम खोने लगे। एक ही युग में दिव्य श्रेणी की रक्तरेखा वाले 2 लोग उभर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक मजबूत है। जब वे मजबूत हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, वास्तव में स्वर्ग हमारे गो कबीले को आशीर्वाद देता है। गूफी का परीक्षण कर रहे बड़े व्यक्ति, जिसकी ताकत दूसंत के स्तर तक पहुंच गई थी, ने पाया कि इस समय उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। ओह, पिताजी अद्भुत हैं। वुशुंग और शियाओ जियान यू ने खुशी से जयकारे लगाए जब उन्होंने सभी को गूफी की प्रशंसा करते सुना। पति वास्तव में उत्कृष्ट है। शियाओ यी जियान और कै लिन दोनों ने उज्ज्वल मुस्कान पहनी थी। कौन नहीं चाहेगा कि उनके साथी की सभी प्रशंसा करें? ऊंचे मंच पर गूफी ने मुस्कुराते हुए उन 2 छोटे बच्चों की ओर हाथ हिलाया, जो उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र क्षेत्र के एक कोने पर चली गई। वहां 3 काले वस्त्र पहने आकृतियां खड़ी थीं। हालांकि उनके चेहरे छिपे हुए थे, गूफी अभी भी एक क्षणभंगुर हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। सिस्टम प्रॉम्प्ट ने भी पुष्टि की कि गूफी की धारणा सही थी। लानत है, उसकी धारणा इतनी तेज कैसे है?
हुन कबीले के सदस्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे वास्तव में पहले जुनर और गूफी को खत्म करने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। दिव्य श्रेणी के रक्त वंश वाले दो लोग बड़े होकर हुन कबीले के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम गू दायरे से जिंदा निकल सकते हो या नहीं। गूफी ने ठंडे अंदाज में उनकी तरफ देखा। इसके बाद गू कबीले के बुजुर्ग ने 7 रंगों वाला ड्रैगन ब्रश फिर से बाहर निकाला। गूफी, क्या तुम तैयार हो? बड़े, कृपया आगे बढ़ो। गूफी ने सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे बड़े को कबीले के चिन्हों को लिखने का मौका मिला। शायद इसलिए कि गूफी की साधना भी डूसन स्तर तक पहुंच गई थी, यहाँ तक कि बड़े को, जो एक 3 सितारा डूसन थे, ये प्रक्रिया कुछ हद तक कठिन लगी और चित्रांकन धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रत्येक स्ट्रोक में बड़े की डूक्यूई की एक बड़ी मात्रा खर्च हो रही थी। ये हो गया। NOBIN.C ओम। कुछ मिनट बाद बड़े की आवाज़ सुनकर गूफी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके माथे पर एक शानदार इंद्रधनुषी रंग का कबीले का चिन्ह दिखाई दिया, जो शानदार रोशनी से चमक रहा था। धमाका। 7 रंगों वाली रोशनी के भारी दबाव में उपस्थित गो कबीले के अधिकांश सदस्य अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले जबरदस्त दबाव का विरोध नहीं कर सके और उत्साही पूजा में घुटने टेक दिए। भाई गूफी से जैसी उम्मीद थी, उसका रक्त रेखा ग्रेड स्पष्ट रूप से मेरा बेहतर है। जुन एर मंच के नीचे बैठी हुई ध्यान से देख रही थी कि गूफी को इंद्रधनुषी रंग का कुल चिन्ह प्राप्त हुआ। उसने सहज रूप से अपने माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जहां एक समान 7 रंग का चिन्ह था। इस युग में केवल उसके और गूफी के पास ही यह चिन्ह था, जो इसे जुन एर के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती बनाता है। हाँ, इस बच्चे गूफी ने वास्तव में हमें निराश नहीं किया। कुछ वर्षों में वह हम बूढ़े लोगों से आगे निकल सकता है। 0 में प्राचीन गो कबीले के शक्तिशाली लोग जो गुप्त रूप से वयस्कता समारोह का निरीक्षण कर रहे थे, गूफी को इंद्रधनुषी रंग का कुल चिन्ह प्राप्त करते हुए देखकर हंसे और फिर चले गए। चलो चलते हैं। जुन एर और गूफी दोनों ने अपने रक्त रेखा परीक्षण पूरे कर लिए हैं। देखने लायक और कुछ नहीं है। चौक में मौजूद कई लोग भी जाने लगे। मुझे इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था। जियोयान उदास होकर खड़ा हुआ और चौक से बाहर चला गया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि याओ लाओ के जागते ही वह गु क्षेत्र को तुरंत छोड़ देगा। समय बीतता गया और रात हो गई। इस दौरान जुवान कोंगजी एक भव्य हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि हॉल के अंदर की सील कमजोर होने के संकेत दे रही है। सील ढीली हो रही है, लगता है बूढ़ा आदमी जाग रहा है। जुवान कोंगजी का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगले ही पल एक जानी पहचानी बुजुर्ग आकृति धीरे धीरे हॉल से बाहर चली गई। शिक्षक, बूढ़े आदमी, तुम आखिरकार जीवित हो। इस बुजुर्ग आकृति को उभरते देख जियोयान और फैंग जियान दोनों बहुत खुश हुए। याओ लाओ का जागना एक बार प्रसिद्ध नंबर सेंट्रल प्लेन्स में एक अल्केमिस्ट फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्थिति को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस बार हमें वास्तव में यंग मास्टर गूफी को धन्यवाद देना होगा। अपने पुनरुत्थान के बाद याओ लाओ ने अपने नए शरीर को थोड़ा हिलाया, फिर गूफी को खोजने के लिए तैयार हो गया, ताकि वादा किया गया इनाम पूरा हो सके। अध्याय 195। क्या आपके पास वास्तव में प्राचीन जैड नहीं है? पहाड़ की चोटी पर गूफी, जियोई जियान और कैलिन चुपचाप मंडप में बैठे थे, रात का आनंद ले रहे थे। पास में 2 छोटे बच्चे जियान यू और वू शुआंग अपने नए दोस्त लिंगशी के साथ खेल रहे थे। हालांकि लिंगशी पहले से ही 12 साल की थी, लेकिन वह छोटे बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई। प्रिय, बस 2 दिनों में स्वर्गीय मकबरा फिर से खुल जाएगा और आप काफी समय के लिए एकांत में चले जाएंगे। जियोई जियान ने अचानक आगामी घटना स्वर्गीय मकबरे के खुलने की बात कही। पिछले कुछ वर्षों में गूफी अधिक बार एकांत में चला गया था और हर बार अधिक समय के लिए। हर बार जब वह ऐसा करता था तो जियोई जियान को अपने दिल में एक खालीपन महसूस होता था। इस बार बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, गूफी ने उसे आश्वस्त किया। भले ही कब्र के अंदर 3 साल बीत जाएंगे, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल 6 महीने ही बीतेंगे। गूफी समझ गया कि जियाओई जियान कैसा महसूस कर रहा था, लेकिन भविष्य में हुन कबीले से निपटने के लिए उसे अपने समय का अधिकतम उपयोग करना था। स्वर्गीय मकबरे के अंदर अतिरिक्त 2.5 साल एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, मुझे आशा है कि इस बार तुम और आगे बढ़ोगे। जियाओई जियान ने सिर हिलाया। हालांकि वह चाहती थी कि गूफी उसके और बच्चों के साथ अधिक समय बिता सके, लेकिन वह उसकी एकांत की ज़रूरत को समझती थी। प्रिय, कल रात जब तुमने लिंगशी को देखा तो तुम क्या सोच रहे थे? कैलिन ने अचानक पूछा, एक सवाल उठाते हुए जो उसे परेशान कर रहा था। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से समझा नहीं सकता, गूफी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं बस इतना कह सकता हूं कि लिंगशी लिंग कबीले से आता है। क्या तुम इसलिए हैरान हो क्योंकि लिंग कबीले का एक सदस्य गू दायरे में आया?
क्या इसलिए क्योंकि लिंग कबीले और गो कबीले के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं और वे शायद ही कभी बातचीत करते हैं? कई लिन ने अनुमान लगाया। या शायद तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी कि लिंग कबीले आएंगे, फिर भी वे यहाँ हैं। कई लिन, जिसे रानी मेडुसा के नाम से भी जाना जाता है, ने जल्दी से सब कुछ समझ लिया। गूफी की प्रतिक्रिया से उसने पहले ही सच्चाई का कुछ हिस्सा अनुमान लगा लिया था। हे, तुम बहुत होशियार हो कई लिन, तुम लगभग वहां पहुंच ही गई हो। गूफी ने उसकी सूझबूझ की सराहना करते हुए मुस्कुराया, ये जानते हुए कि गूफी आमतौर पर उससे कुछ भी नहीं छिपाती जब तक कि ज़रूरत न हो। कई लिन ने इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ाया। मास्टर, पहाड़ की तलहटी में कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। वे कहते हैं कि वे अपना आभार व्यक्त करने आए हैं, शेर राजा ने मंडप के पास पहुंचते ही बताया। उन्हें आने दो, गूफी ने जवाब दिया, क्योंकि उसे याओ चेन, आदरणीय फैंग और शियाओ यान के आने का आभास हो चुका था। इसके तुरंत बाद याओ चेन, फैंग जियान और शियाओ यान मंडप में पहुंचे। ऐसा लगता है कि आपने अपने नए शरीर के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया है। गूफी ने याओ चेन का अभिवादन किया और सूक्ष्मता से कुछ इशारा किया। मैं यहाँ विशेष रूप से आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ गूफी, याओ चेन ने बिना शब्दों को बर्बाद किए कहा। उसने धीरे से अपनी काली अंगूठी को थपथपाया और एक हल्की सफ़ेद लौ उठी जो उसके सामने मंडरा रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि हड्डियों को ठंडा करने वाली लौ थी। याओ चेन ने लौ पर एक उंगली रखी जो एक पल के लिए हिंसक रूप से कांप उठी। थोड़ी देर बाद कांपना बंद हो गया और याओ चेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मैंने हड्डियों को ठंडा करने वाली लौ से आत्मा की छाप हटा दी है, याओ चेन ने कहा, गूफी को लौ देते हुए उसे चेतावनी देते हुए कि छाप हटा दिए जाने के बाद भी वर्षों के शोधन के कारण ज्वाला अभी भी प्रतिरोध कर सकती है। ये देखकर जियाओ यान को भावनाओं का उफान महसूस हुआ। अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला इतने लंबे समय से उसके शिक्षक के साथ थी और अब याओ चेन को इससे अलग होना पड़ा। मास्टर को अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को छोड़ने में अनिच्छा महसूस हो रही होगी, लेकिन अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की तुलना में ये ज्वालाएं महत्वहीन हैं, जियाओ यान ने आह भरते हुए सोचा। गूफी ने ज्वाला को स्वीकार कर लिया, जल्दी से इसे अपनी आत्मा के साथ छाप दिया और पोषण के लिए अपने माथे पर भेज दिया। अन्य ज्वालाओं के विपरीत अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला ने तीव्र शीतलता दी, हालांकि इसमें एक अत्यंत हिंसक गर्मी भी थी जो इन विरोधी शक्तियों को पूरी तरह से मिश्रित कर रही थी। अगर कुछ और नहीं है तो आप तीनों अब जा सकते हैं, गूफी ने ज्वाला को सुरक्षित करने के बाद कहा। वह आगे बातचीत नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी बातचीत केवल एक लेन देन थी। याओ चेन ने कृतज्ञता में अपने हाथों को कप में भर लिया और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, गूफी को मंडप पर उतरते हुए गू कबीले के कई बुजुर्गों की उपस्थिति का आभास हुआ। रुको, गू नानहाई कई बुजुर्गों के साथ मुड़ी हुई जगह से प्रकट हुए और याओ चेन के समूह को रोक दिया। हालांकि उनका ध्यान जियाओ यान पर केंद्रित था। एल्ड नानहाई, आप गूफी से मिलने क्यों आए हैं? गूफी ने उनका अभिवादन किया। हाँ, मैं यहाँ आपके लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ जियाओ कबीले के इस वंशज के लिए हूँ, गू नानहाई ने हंसते हुए कहा, फिर जियाओ यान की ओर देखा। तुम जरूर जियाओ यान होगे। हाँ, मैं जियाओ यान हूँ, जियाओ यान ने जवाब दिया। गू कबीले के बुजुर्गों की भारी मौजूदगी के बावजूद वह खड़ा था। जियाओ यान, तुम्हें पता है कि तुम प्राचीन जियाओ कबीले के वंशज हो, सही? NOWELL-BN.C-OM। हाँ, जियाओ यान ने गंभीरता से जवाब दिया। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जियाओ परिवार के पास कोई अनोखा प्राचीन जैद है? गू नानहाई ने पूछा। प्राचीन जैद? जियाओ यान हैरान था, उसे घर छोड़ने से पहले प्रथम एल्डर द्वारा दी गई पारिवारिक विरासत याद आ गई। क्या वे जियाओ परिवार के पुश्तैनी जैद के नाम पर हो सकते हैं? मेरे परिवार के पास ऐसा कोई जैद नहीं है, जियाओ यान ने सावधानी से जवाब दिया। प्राचीन जैद उसके पास होने के बावजूद सच्चाई का खुलासा न करने का विकल्प चुना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास जैद नहीं है? जैद? गूफी ने अचानक बीच में टोका। अपनी भावना संवेदन क्षमता से गूफी आसानी से जियाओ यान की बेचैनी को भांप सकता था। जियाओ यान को झिझक, बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। गूफी को यकीन था कि जियाओ यान के पास प्राचीन जैद है। अध्याय 196, क्या प्राचीन कुलों ने मेरे पिता को पकड़ लिया था? मैं? गूफी के अचानक पूछे गए सवाल से जियो यान हैरान रह गया। झूठ बोलने के बाद जियो यान को पूछताछ से एक अजीब तरह का दबाव महसूस हुआ जिससे उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। जियो यान को हिचकिचाते हुए देखकर अनुभवी गू नानहाई और दूसरे बुजुर्गों को तुरंत एहसास हुआ कि जियो यान ने झूठ बोला है। जियो यान, क्या तुमने वाकई इस बारे में सोचा है? क्या तुम्हारे पास वाकई कोई खास प्राचीन जैद नहीं है? गू नानहाई के लहजे में नाराजगी का भाव था। एक शक्तिशाली डू संत का दबाव निकला, इतना मजबूत कि याओ चेन, जो डू वेनेरेट की ताकत को फिर से हासिल कर चुका था, उसे भी यह भयानक लगा। जियो यान, मुझे याद है कि जब तुम जियो परिवार से निकले थे तो पहले बुजुर्ग ने तुम्हें परिवार का पैतृक जैड टोकन दिया था।
याओ चेन ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसे चिंता थी कि जियोयान मुसीबत में पड़ सकता है, और उसने सच्चाई बताई। वह प्राचीन कबीले की शक्ति को जानता था और समझता था कि प्राचीन कबीले के किसी दूसरे से झूठ बोलने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। NOWELL-BEACOM वरिष्ठ, यह ज़ेड ज़ियाओ परिवार की पारिवारिक विरासत है। ये काफ़ी साधारण है। हो सकता है कि यह वह न हो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, ज़ियाओ यान ने समझाया। उसे पता था कि याओ चेन उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। उसने एक हरे रंग का ज़ेड का टुकड़ा निकाला, जिसके बीच में एक छोटी सी रोशनी धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही ज़ियाओ यान ने ध्यान से ज़ेड को छुआ, उसे राहत का एहसास हुआ कि रोशनी अभी भी चल रही थी, क्योंकि यह उसके पिता की आत्मा की छाप का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर ज़ियाओ जान की मृत्यु हो जाती तो रोशनी गायब हो जाती, लेकिन इसकी वर्तमान जीवन शक्ति से पता चलता था कि वह अभी भी जीवित है। प्राचीन ज़ेड, ये वास्तव में प्राचीन ज़ेड है। ज़ेड को देखकर गु नानहाई और अन्य लोगों ने स्पष्ट उत्साह दिखाया। ज़ियाओ यान, यह ज़ेड हमारे गु कबीले को सौंप दो और तुम कोई भी शर्त बता सकते हो। गु नानहाई ने उसे जबरन लेने से बचते हुए कहा। नहीं, यह ज़ेड मेरे पिता के जीवित होने या न होने का एकमात्र तरीका है। मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता। ज़ियाओ यान ने तुरंत मना कर दिया और ज़ेड को कसकर पकड़ लिया। युवा, तुम्हें इतना कृतघ्न नहीं होना चाहिए। गु नानहाई के बगल में कुछ बुजुर्गों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनके शब्द धमकी से भरे थे। गु कबीले ने कई वर्षों से ज़ियाओ कबीले के ज़ेड को लालच दिया था, और अब जब ये सामने आ गया है तो वे इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। क्या गु कबीला, जो अपनी अच्छी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, डकैती का सहारा लेने की योजना बना रहा है? ज़ियाओ यान ने धमकी दिए जाने के बावजूद साहपूर्वक जवाब दिया। ज़ियाओ यान, याओ चेन ने तीखी आवाज़ में डांटा। अनादर मत करो। एक डू पूर्वज का डू संत से भिड़ने का साहस करना लापरवाही थी, और अगर ये तथ्य न होता कि वे गु कबीले से निपट रहे थे तो ज़ियाओ यान अब तक कुचल दिया गया होता। गुरु, ज़ियाओ यान की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसे निराशा की तीव्र भावना महसूस हुई। काश, याओ चेन ने आह भरी। उसे ज़ियाओ यान के लिए दुख हुआ, जिसकी अडिग भावना उसके सबसे सराहनीय गुणों में से एक थी, लेकिन आज वे गु कबीले के खिलाफ थे, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसका वे संभवतः विरोध नहीं कर सकते थे। उन्हें नाराज़ करने का मतलब हो सकता है कि वे इस पहाड़ को कभी भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ज़ियाओ यान, चूंकि तुम्हारे पिता की आत्मा की छाप बरकरार है, इसलिए उन्हें अभी सुरक्षित होना चाहिए। शायद इन वरिष्ठों को उनके शोध के लिए अस्थायी रूप से ज़ेड उधार देना सबसे अच्छा होगा। याओ चेन ने धीरे से सलाह दी, ताकि ज़ियाओ यान को असामयिक मृत्यु से बचाया जा सके। लेकिन यह ज़ेड ही एकमात्र सबूत है कि मेरे पिता अभी भी जीवित हैं। ज़ियाओ यान अपने शिक्षक की चिंताओं को समझते हुए दुविधा में था। ज़ेड के बिना वह मरना पसंद करेगा। यदि आप केवल अपने पिता की आत्मा छाप के बारे में चिंतित हैं तो इसे आसानी से हल किया जा सकता है। गूफी, जो चुपचाप देख रहा था, आखिरकार बोला। उसने अपनी विशाल आत्मा शक्ति को मुक्त किया, बिना किसी प्रयास के ज़ियाओ जान की आत्मा छाप को ज़ेड से निकाला और इसे एक सादे सफ़ेद ज़ेड में स्थानांतरित कर दिया। क्या भयानक आत्मा शक्ति है! ये स्वर्ग के क्षेत्र के शिखर पर होनी चाहिए। याओ चेन अब गूफी की अपार शक्ति से पूरी तरह अवगत था, आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि अपनी कीमिया के लिए प्रसिद्ध याओ कबीले ने भी कभी ऐसी राक्षसी प्रतिभा का उत्पादन नहीं किया था। अच्छा किया, गूफी। गु नानहाई और अन्य लोगों ने प्रशंसा की। उन्होंने देखा कि ज़ियाओ जान की आत्मा की छाप सुरक्षित रूप से स्थानांतरित हो गई है। ज़ियाओ यान के इनकार करने का आखिरी कारण खत्म हो जाने के बाद वे उसके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज़ियाओ कबीले के युवा ज़ियाओ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप ज़ेड सौंपते हैं तो आप कोई भी शर्त बता सकते हैं। गु नानहाई की नज़रें ज़ियाओ यान पर टिकी रहीं, उसके जवाब का इंतज़ार करते हुए। मैं ज़ेड सौंप दूंगा। ज़ियाओ यान आखिरकार सहमत हो गया, यह महसूस करते हुए कि गूफी के कार्यों ने उसे एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने का मौका दिया था। हालांकि इसे सौंपने से पहले उसने पूछा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ज़ेड की उत्पत्ति क्या है? यह, गु नानहाई ने सिर हिलाने से पहले झिझकते हुए कहा, यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसे जानना ही नहीं चाहिए। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्या आपके पास कोई और अनुरोध है? गु नानहाई ने पूछा। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, जियोयान ने जवाब दिया। उसके विचार उथल पुथल में थे। ज़ेड में बड़ों की गहरी दिलचस्पी ने उसे संदेहास्पद बना दिया कि उसके पिता का गायब होना इससे जुड़ा हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि मेरे पिता का गायब होना गु कबीले के कारण हुआ हो? जियोयान के मन में संदेह ने जड़ जमा ली। अध्याय 197। ज़ियाओ यान, अब मुझे ढूंढने मत आना। गु कबीले की एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जुन एर को इस बारे में कुछ पता होना चाहिए। मुझे उससे पूछने का अवसर ढूंढना होगा। ज़ियाओ यान ने चुपचाप फैसला किया। अपनी मर्जी से। एक बार स्वर्गीय मकबरा खुल जाने के बाद अधिकांश मेहमानों को गु दायरे से बाहर भेज दिया जाएगा। आपके पास निर्णय लेने के लिए 2 दिन हैं।
उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, गु नानहाई ने शांत भाव से जवाब दिया। अपने दर्जे के व्यक्ति के रूप में जियाओयान का अनुरोध एकमात्र डू पूर्वज के रूप में निश्चित रूप से पूरा करना आसान होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, जियाओयान ने याओ लाओ और आदरणीय फैंग के साथ पहाड़ छोड़ने से पहले सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। गूफी, अब जब हमने जियाओ कबीले की प्राचीन जैद प्राप्त कर ली है तो मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैं फिर कभी चाय के लिए आऊंगा, गु नानहाई ने कहा, इससे पहले कि वह और उसके साथी गायब हो जाएं, जिससे गूफी गहरी सोच में डूबा रह गया। प्राचीन भगवान के महल से जुड़ा हुआ टोशे का प्राचीन जैद इसे खोलने की कुंजी के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह जैद लंबे समय से 8 टुकड़ों में विभाजित है और उन सभी के बिना ये बेकार है। गु कबीले ने वर्षों से जियाओ कबीले की प्राचीन जैद को चाहा था। अब जब उनके पास यह है तो अन्य विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इससे पहले गूफी ने फैसला किया कि एक बार जब गु कबीले ने जैद प्राप्त कर लिया तो वह सुनिश्चित करेगा कि हुन कबीले को इसके बारे में पता चले। इससे संदेह पैदा होगा और संभवतः उनकी कुछ योजनाओं में देरी होगी। जब समय सही होगा तो मैं आग में घी डालूंगा और हुन कबीले को वास्तव में सावधान कर दूंगा, गूफी ने संकल्प लिया। उसका लक्ष्य हुन कबीले की योजनाओं में बाधा डालना था। यदि वे लिंग कबीले और शी कबीले को नष्ट करने में सफल हो गए तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। गूफी को पता था कि उसे दो कबीलों के बीच आसन्न संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना होगा। अगली सुबह जुन र के निवास पर शांत वातावरण गु कबीले के महल की भव्यता के साथ बिल्कुल विपरीत था। परसों स्वर्गीय मकबरा खुलेगा। मुझे भाई गूफी के साथ इसमें प्रवेश करने का मौका मिलेगा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जुन र ने सोचा। अपने कमरे में क्रॉस लेग बैठी पहले से ही गूफी के साथ अकेले समय का इंतजार कर रही थी। मिस जियाओयान आ गया है, लिंगयंग ने अपने कमरे के बाहर से घोषणा की। जियाओयान, वह यहाँ क्या कर रहा है? जुन र आश्चर्यचकित थी। यदि आप उसे देखना नहीं चाहते हैं तो मैं उसे दूर भेज दूंगी। ये ठीक है, उसे अंदर आने दो। जुन र ने सहमति जताने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। वह जानती थी कि जियाओयान बिना किसी अच्छे कारण के उसे नहीं ढूंढेगा, इसलिए उसे संदेह था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। एक पल के बाद उसने अपने कपड़े बदले और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। जुन एर के पास आते ही जियाओयान मुस्कुराए। तुम यहाँ क्यों आए हो? जुन एर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। वयस्कता समारोह के बाद से वह इस बात को लेकर सचेत थी कि अगर वह गूफी के साथ अपने रिश्ते को फिर से जगाना चाहती है तो वह अन्य पुरुषों के साथ उलझ नहीं सकती। अगर जियाओयान के उसके पास आने की बात बाहर आ गई तो इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। जुन एर, मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता कहाँ हैं? जियाओयान ने सीधे पूछा। अंकल जियाओ को क्या हुआ? जुन एर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह पिछले कई सालों से जियाओयान के मामलों पर नजर नहीं रख रही थी और जियाओ जान के गायब होने से अनजान थी। तुम सच में नहीं जानती? जियाओयान ने जोर देकर कहा। जियाओयान, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? जुनर ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, जियाओयान ने गंभीरता से उत्तर दिया, हालांकि उसके दिल में संदेह बना हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि शक्तिशाली गु कबीले से जुनर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसके जियाओ परिवार में बचपन में क्यों आया था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे संदेह हुआ कि गु कबीले ने शुरू से ही जियाओ परिवार को निशाना बनाया था। हालांकि जियाओयान जानता था कि यदि जुनर साझा करने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर दबाव डालने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जुनर, मेरा एक और सवाल है, जियाओयान ने कहा। क्या तुम प्राचीन जैद के बारे में जानती हो? जुनर के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसे याद आया कि उसे जियाओ परिवार के पास ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि उनके पास प्राचीन जैद है या नहीं। तुम तो उसे प्राचीन देवता जैद के बारे में बात कर रही हो, है न? यह महाद्वीप पर कोई रहस्य नहीं है, जुनर ने समझाया। किंवदंती है कि प्राचीन देवता जैद प्राचीन देवता के भवन को खोल सकते हैं। हालांकि जैद को लंबे समय से 8 टुकड़ों में विभाजित किया गया है जो 8 प्राचीन कुलों में बिखरे हुए हैं। अगर यह गु कबीला नहीं था तो मेरे पिता को कौन ले जा सकता था? जियाओयान ने सोचा। उसे अपने पहले के संदेहों पर संदेह होने लगा। जुन एर, तुम जानती हो कि मैं जियाओ कबीले के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम मुझे और बता सकती हो? जियाओयान ने जुन एर की ओर विनती भरी नजरों से देखते हुए अपना स्वर नर्म किया। 1000 साल पहले जियाओ कबीला मेरे गु कबीले जितना ही शक्तिशाली था, लेकिन तब तुम्हारे पूर्वज जियाओ जुवान, उस समय के शीर्ष विशेषज्ञ, ने डू भगवान बनने का प्रयास किया। उसने इस प्रक्रिया में अपने पूरे कबीले के वंश का बलिदान कर दिया, लेकिन अंततः असफल रहा। जुन एर ने शुरू किया। उसका दिल नर्म हो गया क्योंकि उसने जो कुछ भी जाना था उसे साझा किया। उसकी विफलता के बाद कबीले के वंश के कमजोर होने के कारण जियाओ जुवान गंभीर रूप से घायल हो गया था।
ये तब था जब हुन कबीले ने एक आश्चर्यजनक हमला किया जिससे कबीले का विनाश हो गया। तुम्हारे पूर्वज ज़ियाओ ज़ुवान को अब स्वर्गीय मकबरे में दफनाया गया है। मेरे पूर्वज, जो कभी बहुत शक्तिशाली थे, स्वर्गीय मकबरे में दफन हैं। ये सुनकर ज़ियाओ यान की अपने पूर्वज के प्रति प्रशंसा बढ़ गई। क्या मेरे लिए स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने का कोई रास्ता है? ज़ियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा और समझाया, मैं बस अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। स्वर्गीय मकबरा हर 20 साल में खुलता है। ज़ियाओ कबीले के पास मूल रूप से 2 स्लॉट थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन स्लॉट को मेरे कबीले ने उधार ले लिया है। उन्हें वापस पाने की संभावना बहुत कम है, जुनर ने जवाब दिया। फिर वह मुड़ी और अपने कमरे में वापस जाने लगी। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने ज़ियाओ यान को एक आखिरी बयान दिया जिसने उसे वहीं जमकर खड़ा कर दिया। ज़ियाओ यान, अगर यह ज़रूरी नहीं है तो अब मुझे ढूंढने मत आना। अध्याय 198, स्वर्गीय मकबरे का उद्घाटन, गू याओ की हत्या की मंशा। जुन एर। इस समय ज़ियाओ यान को लगा जैसे उसने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ खो दी है। आसपास की हवा मानो रुक गई थी और वह अपने दिल की धड़कन को साफ साफ सुन सकता था। ज़ियाओ यान, चलो चलें, लिंग यंग ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, ज़ियाओ यान के कंधे पर थपथपाते हुए उसे जाने का संकेत दिया। ज़ियाओ यान एक अचंभे में उस पहाड़ से नीचे चला गया जहां जुन एर रहता था और अपने निवास पर वापस आ गया। तीसरे दिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर फैली, गो पवित्र पर्वतों में एक अजीब सा माहौल छाने लगा। आज वह दिन है जब स्वर्गीय मकबरा खुलता है। यह अफसोस की बात है कि केवल प्राचीन कुलों के लोग ही प्रवेश करने के योग्य हैं। बांस के घर के सामने खड़े होकर ज़ियाओ यीजियान ने गुफेई को उसके कपड़े ठीक करने में धीरे से मदद की, जबकि कई लिन, वुशुंग और ज़ियान यू के साथ स्नेहपूर्वक उसे देख रहे थे। एक बार जब ज़ियाओ यीजियान ने गुफेई के कपड़े ठीक कर लिए तो समूह ने शेर राजा पर सवार हो गए। भाई गुफेई, जब आप स्वर्गीय मकबरे से बाहर आएंगे तो आपको मेरे साथ ड्रैगन द्वीप पर जाना होगा। शेर राजा की पीठ पर ज़ियान अचानक गुफेई के करीब झुक गया। उनके चेहरे 1 फुट से भी कम दूरी पर थे और वे एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं स्वर्गीय मकबरे से बाहर आऊँगा तो मैं तुम्हें प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर ले जाऊँगा और जितनी जल्दी हो सके तुम्हें महारानी बनने में मदद करूँगा। गुफेई मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने इस मामले को कई सालों तक टाल दिया था। अब जबकि ज़ियान 5 सितारा डूसेंट तक पहुंचने के संकेत दे रहा था, ड्रैगन द्वीप पर लौटना ज़्यादा सुरक्षित होगा। अब और झूठ नहीं बोलूँगा, ज़ियान ने कहा। उसका आश्वासन मिलने के बाद उसने अपना चेहरा गुफेई से दूर कर लिया। इसके बाद शेर राजा ने अपने पंख फड़फड़ाए और गो पवित्र पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग की ओर उड़ गया। स्वर्गीय मकबरे का द्वार गो पवित्र पर्वत श्रृंखला की गहराई में था, जिसे आमतौर पर गो कबीले के लिए निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आमतौर पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज निषिद्ध भूमि ने कई आगंतुकों का स्वागत किया, जिनमें विभिन्न प्राचीन कुलों के लोग और सेंट्रल प्लेन्स की कुछ प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। पहाड़ की एक चोटी पर लाल रंग की घूंघट वाली महिला ने गुफेई के आते ही अपनी नज़र उस पर केंद्रित कर दी। भाई गुफेई, अगर प्रवेश करते समय स्वर्गीय मकबरा हमें अलग कर देता है तो हम बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। क्यों न हम बाद में एक साथ प्रवेश करें? जब जुन एर ने गुफेई को देखा तो वह तुरंत उसके पास चली गई और चमकीली मुस्कान बिखेरी। हालांकि गुफी ने उसके निमंत्रण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। भाई गुफी, स्वर्गीय मकबरा खतरनाक है। अगर मैं अकेले प्रवेश करता हूं तो मुझे अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम एक साथ प्रवेश करते हैं तो आप एक साथ ही कबीले के सदस्य की रक्षा कर सकते हैं, है न? ये देखकर कि गुफी ने कोई जवाब नहीं दिया, जुनर ने एक चुलबुली आवाज़ अपनाई। उसकी नाजुक उपस्थिति अधिकांश दिलों को पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। इस दृश्य ने कैलिन और ज़ियाओ यीजियान को अवाक कर दिया। चुपचाप जुनर की मजबूत मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति पर आश्चर्यचकित हो गए। हा, तुम सच में बेशर्म हो। ज़ियान बिना किसी संकोच के जुनर के व्यवहार पर हंस पड़ा। जुनर के शर्मीली महिला की भूमिका निभाने के कृत्य ने गुफी को भौहें सिकोड़ दीं। उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसने उदासीनता से कहा, यदि आप खतरे से इतना डरते हैं तो आप यह अवसर किसी और को दे सकते हैं। मुझे लगता है कि गू जेन वास्तव में इसका उपयोग कर सकता है। भाई गुफी, जुन एर अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुफी उसे स्वर्गीय मकबरे के परीक्षण को छोड़ने का सुझाव देगी। उस पल गुफी ने देखा कि जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी। एक विशाल प्राचीन आभा धीरे धीरे शून्य से फैल रही थी। इस प्राचीन आभा के नीचे वहां मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी आत्मा की गहराई में श्रद्धा की भावना महसूस की। स्वर्गीय मकबरा खुलने वाला है। गुफी ने अचानक काले होते आसमान को देखते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शून्य से एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक विशाल अंतरिक्ष दरार हजारों फीट लंबी पूरे आसमान में फैल गई।
दरार के केंद्र में धीरे धीरे एक चांदी की रोशनी दिखाई दी, जो अंततः सैकड़ों फीट ऊंचे एक विशाल द्वार में बदल गई। इस द्वार से विशाल प्राचीन आभा निकल रही थी। हर कोई आपको स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। प्रत्येक कबीले के पास 2 स्थान हैं और उससे अधिक कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। गु नानहाई की आकृति आकाश में दिखाई दी। उसने विभिन्न कबीलों की आकृतियों पर नजर डाली और शांति से कहा। सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के नियम हमेशा एक जैसे थे। प्रत्येक कबीले के पास 2 स्थान थे, एक परंपरा जो आज भी कायम है। अगर ऐसा है तो मेरे जियाओ कबीले के पास स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, है ना? इस समय अचानक एक आवाज़ गूंजी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वक्ता जियाओ यान था। ये बदमाश बहुत साहसी है। जियाओ कबीला गिर गया है। उनके पास अभी भी स्वर्गीय मकबरे के लिए एक स्थान कैसे हो सकता है? आह, इतनी जल्दी नहीं। अगर जियाओ कबीले के पास अब कोई जगह नहीं है तो गो कबीला जियाओ कबीले की जगह क्यों ले रहा है, जिससे उन्हें 2 अतिरिक्त लोग भेजने की अनुमति मिल सके? भीड़ आपस में बड़बड़ाने लगी, जिसमें हुन कबीले के एक युवक ने आग में घी डालने का काम किया। वह हमेशा गो कबीले की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए आतुर रहता था। वरिष्ठ, आपने एक बार मेरी हर मांग को पूरा करने का वादा किया था। अब मैं सिर्फ अपने जियाओ कबीले के लिए स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के लिए एक जगह मांगता हूँ। सभी की निगाहों के सामने जियाओ यान सीधे गु नानहाई से बात करने के लिए हवा में ऊपर चढ़ा। क्या तुम सच में यह अनुरोध करना चाहते हो? आसमान में गु नानहाई का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज़ में एक शक्तिशाली प्राणी का दबाव था। जियाओ यान, उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे स्थिति का पता नहीं है? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? पास में जुन ए जियाओ यान की हरकतों को देखकर गुस्से में थी। जियाओ कबीला इतना गिर चुका था, वे अब भी ऐसे अवसर के हकदार कैसे हो सकते हैं? मुझे यकीन है, या फिर गु कबीले के बुजुर्ग अपनी बात से मुकर जाते हैं। गु नानहाई के भारी दबाव के बावजूद जियाओ यान दृढ़ रहा। उसे विश्वास था कि गु कबीले के बुजुर्ग सबके सामने उसे नहीं मारेंगे। जियाओ यान, गु कबीले के बुजुर्गों का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत की मांग कर रहे हो। अचानक जियाओ यान के मन में हत्या का एक ठंडा इरादा आ गया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। सबके सामने काले और सफ़ेद बालों वाला एक आदमी आसमान में उड़ गया। यह आदमी गु याओ था। गु याओ का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि गु कबीले के 4 स्थान गुफी, जुनर, गु किंग यांग और उसके खुद के पास जाने वाले थे। गु याओ पहले 3 से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अगर जियाओ यान ने जियाओ कबीले का स्थान वापस ले लिया तो गु याओ स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने का अपना मौका खो देगा। जियाओ यान जैसा चींटी गु कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ इस तरह के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अध्याय 199 तर्क। बड़ी मुट्ठी ही कारण है। ये गु कबीले का दोस्त। मैं आपके गु कबीले के बुजुर्ग की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे तर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। गु कबीला इतने सालों से हमारे जियाओ कबीले का कोटा ले रहा है। इस बार हम सिर्फ एक स्थान वापस मांग रहे हैं। क्या यह उचित नहीं है? गु याओ की तीव्र हत्या की मंशा को महसूस करने के बावजूद जियाओ यान ने फिर भी गंभीरता से समझाया। तर्क, निष्पक्षता। हा 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 हा। जियाओ यान के तार्किक तर्क को सुनकर गु याओ इतना क्रोधित हुआ कि वह हंस पड़ा। इस बार जियाओ कबीले के इस बदमाश ने वाकई दीवार पर वार किया है। अगर उसे कोटा मिल जाता है तो गु याओ स्वाभाविक रूप से बाहर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गु याओ निश्चित रूप से जियाओ यान को जीने नहीं देगा। गु याओ विस्फोट के कगार पर है, ये बच्चा इसके लिए तैयार है। कुछ प्राचीन कबीले के सदस्य जो देख रहे थे चर्चा करने लगे। उनके हाव भाव उदासीन थे, मानो यह मामला उनके लिए मजाक या तमाशा से ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी नज़र में एक निम्न स्तरीय डू पूर्वज चींटी से अलग नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, बस मौत को दावत दे रहा था। जियाओ यान, मैं तुम्हें आज एक नियम बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ी मुट्ठी वाला व्यक्ति कारण तय करता है। कुछ साल पहले गूली तुम्हें मारने में कामयाब नहीं हुआ था, तुम भाग्यशाली थे। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें बचाने कौन आएगा। मरो। जैसे ही उसके शब्द निकले, गु याओ के हाथ की मुहर बदल गई और एक भयंकर हथेली का वार जियाओ यान की ओर हुआ। गु याओ की ताकत से अगर यह वार जमीन पर पड़ता तो निम्न स्तरीय डू पूर्वज जियाओ यान सीधे नष्ट हो जाता। क्या मैं सचमुच यहाँ मरने जा रहा हूँ? मैंने गु कबीले के चरित्र को बहुत ज्यादा आंका है। गु याओ के हमले के पीछे की ताकत को महसूस करते हुए जियाओ यान का दिल निराशा से भर गया। गु याओ, रुक जाओ। जैसे ही भयंकर हथेली का प्रहार नजदीक आया, एक सात रंग की रोशनी अचानक फूट पड़ी, जिसने उस प्रहार को बेअसर कर दिया जो जियाओ यान को कीमा बना देता। जिसने हस्तक्षेप किया वह जुनर थी। हालांकि जुनर ने जियाओ यान के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वह अंततः उसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी।
यह जुनर है, जुनर ने मुझे बचाया। जियाओयान ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने खड़ी खूबसूरत आकृति को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके दिल में एक गर्म भावना उमड़ पड़ी। ये कचरा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसकी मदद करेगा। हे, मैंने सुना है कि गो कबीले की मिस जुनर का उस कचरे के साथ अच्छा रिश्ता है। आज इसे देखकर अफवाहें सच लगती हैं। उस समय युवा मास्टर गूफी ने उसे तलाक देकर सही किया था। उनके इर्द गिर्द और भी चर्चाएं होने लगीं। जुन एर, हट जाओ। जुन एर को जियाओयान को बचाते देख गु याओ की आंखों में लगभग आग लग गई। गु याओ, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। जियाओयान स्वर्गीय मकबरे में नहीं जाएगा। जुन एर ने बिना हटे गु याओ को जोर से जवाब दिया। फिर वह निराशा भरी आंखों से जियाओयान की ओर मुड़ी। जियाओयान, तुम अपनी ताकत क्यों नहीं देख सकते? तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करना असंभव होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना भूल जाओ, हो सकता है कि अगले साल तुम्हारा सम्मान करने वाला भी कोई न हो। जुन एर ने आह भरी, हमारा कबीला आज मेहमानों को विदा करेगा। तुम्हें समूह के साथ चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुन र की बातें सुनकर जियाओयान चुप रहा। इस समय वह जानता था कि स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करना असंभव था। मैं समझता हूँ, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। एक पल की चुप्पी के बाद जियाओयान ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पल उसे एक बार फिर अपनी कमजोरी पर घृणा हुई। अगर वह और मजबूत होता तो गु याओ उसे धमका नहीं पाता। उसे जुन र द्वारा नीची नज़र से नहीं देखा जाता, नहीं उसे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित किया जाता। आह, जियाओयान, मेरे साथ आओ। इस समय याओ चेन, जो देख रहा था, ऊपर आसमान में आया और जियाओयान को दूर ले गया। याओ लाओ ने पहले हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा था, हालांकि कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद उसने अंततः खुद को रोक लिया, क्योंकि जियाओयान के ऐसा करने का फैसला करने से पहले उसने याओ चेन के सामने घुटने टेक दिए थे, बार बार उससे विनती की थी कि वह हस्तक्षेप न करे, चाहे गु कबीले का रवैया कैसा भी हो, भले ही वे उसे मारना चाहते हों। जियाओयान याओ लाओ को फंसाना नहीं चाहता था या उसके कारण फॉलन स्टार पवेलियन को नष्ट नहीं करना चाहता था। इससे याओ चेन गहराई से उलझन में पड़ गया। गु याओ, क्या अब तुम संतुष्ट हो? वह फिर से गु दायरे में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में उसे परेशान नहीं करोगे। जुन एर ने जियाओयान की तरफ नहीं देखा, बल्कि गुस्से में गु याओ से आंखें मिलाईं। उसके जैसी चींटी मेरे ध्यान के लायक नहीं है, गु याओ ने ठंडी आवाज में कहा। वह बाहरी लोगों के सामने जुन एर से झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह उनके आंतरिक विवादों का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, मेरा मानना है कि प्रत्येक कबीले ने पहले ही स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने के लिए अपने उम्मीदवारों की पुष्टि कर दी है। गु नानहाई ने पिछली घटना को अनदेखा करना चुना और शांति से बोला। बूम! जैसे ही उसके शब्द निकले, ऊपर अंतरिक्ष दरार में प्राचीन द्वार अचानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फट गया और फिर द्वार धीरे धीरे एक दरार के साथ खुला, जिसमें से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, जिससे क्षेत्र रोशन हो गया। याद रखो, तुम स्वर्गीय मकबरे में केवल 3 साल तक रह सकते हो। उसके बाद ये स्वतः ही तुम्हें बाहर निकाल देगा, गु नानहाई ने गहरी आवाज में कहा, जब वह धीरे धीरे खुल रहे प्राचीन द्वार को देख रहा था। द्वार खुलने के साथ ही सभी ने पिछली छोटी सी घटना को भूलने का फैसला किया। सभी की नजरें आसमान पर टिकी थीं। धमाका! आसमान में प्राचीन द्वार में दरार और चौड़ी होती गई, अंततः 10 मीटर चौड़ी हो गई, जिसमें घने प्राचीन ऊर्जा कोहरे की तरह बाहर निकल रही थी। हुश! जैसे ही प्राचीन द्वार खुला, अचानक हवा के टूटने की कई आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे कई आकृतियां सीधे खुले द्वार में घुस गईं। मैं पहले जा रहा हूं। जियान यू, वुशुंग, तुम दोनों अच्छा व्यवहार करो, अपनी मां को नाराज मत करो। चिंता मत करो पिताजी, मैं अच्छा रहूंगा। भाई गूफी, बाहर आने के बाद मुझे ड्रैगन द्वीप ले जाना मत भूलना। गूफी ने मुस्कुराते हुए जियाओ यी, जियान, कैलिन और जी यान से कुछ शब्द कहे, फिर गेट की ओर बढ़ते हुए उसकी आकृति चमक उठी। गूफी, स्वर्गीय मकबरे की यह यात्रा अज्ञात खतरों से भरी है। हमारे कबीले की युवा पीढ़ी में तुम सबसे मजबूत हो। अगर कुछ भी हो जाए तो उनका ख्याल रखना। गूफी के प्राचीन द्वार में प्रवेश करने से ठीक पहले उसके कान में एक आवाज आई, भाई गूफी, मेरा इंतजार करो। जुन एर ने अपना मौका देखकर जल्दी से गूफी का पीछा करते हुए गेट में प्रवेश किया। उम्मीद है कि इससे यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन के बाद उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। जुन एर के बाद विभिन्न कबीलों के अन्य प्रतिभाशाली लोग जल्दी से स्वर्गीय मकबरे के द्वार में घुस गए, और जब आखिरी व्यक्ति ने प्रवेश किया तो प्राचीन द्वार धीरे धीरे भ्रामक हो गया, अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। अध्याय 200। भाई, मुझे पता था कि तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ोगे। जोड़ अपडेट किया गया शेड्यूल। धुंधले रहस्यमयी देश में कभी कभी दूर से अजीब लपटें टिमटिमाती थीं, जो जल्दी ही गायब हो जाती थीं।
इस अपरिचित अजीब जगह पर एक मौत का सन्नाटा छा गया। अचानक अंतरिक्ष में एक विकृति ने शांति को बाधित किया और एक लंबा व्यक्ति उभरा। ये स्वर्गीय मकबरा है। जैसे ही गूफी प्रकट हुआ, उसकी निगाह उत्सुकता से आसपास के वातावरण को स्कैन करने लगी। अपने सामने धुंधली गैस का एक मुट्ठी भर हिस्सा पकड़कर उसने पाया कि यह घनी सांसारिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यदि कोई यहाँ साधना करे तो परिणाम दोगुने प्रभावी होंगे। हालांकि ये केवल पहली परत है। गहरी परतों में ऊर्जा की सांद्रता और भी अधिक होती है। बिना रुके गूफी स्वर्गीय मकबरे की पहली परत की गहराई की ओर चलता रहा। यहाँ ऊर्जा के दबाव के कारण लंबी उड़ान असंभव थी। गूफी की वर्तमान साधना के साथ भी, जो एक स्टारडू संत के रूप में अंतिम चरण में है, वह लंबे समय तक दबाव का सामना नहीं कर सका। मरने की सोच रहे हो? केवल कुछ कदम चलने के बाद गूफी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, फिर उसे जोर से जकड़ लिया। तुरंत आसपास की ऊर्जा तेजी से संघनित हो गई और पलक झपकते ही धुंध छट गई, जिससे गूफी की दृष्टि में एक छायादार अलौकिक आकृति प्रकट हुई। इस प्रकार की अलौकिक आकृति स्वर्गीय मकबरे के लिए अद्वितीय थी। पहली परत में अधिकांश ऊर्जा निकाय केवल निम्न स्तर के डू वेनेरेट की ताकत पर थे, जिससे गूफी को कोई खतरा नहीं था। अपनी उंगली के एक झटके से अलौकिक आकृति एक पॉप के साथ विस्फोट होने से पहले हिंसक रूप से मुड़ गई। जैसे ही ऊर्जा निकाय फट गया, एक अंगूठे के आकार का क्रिस्टल हवा में लटका रहा, जो मंद रूप से चमक रहा था और घनी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था। ऊर्जा कोर को पकड़कर गूफी ने अपनी साधना विधि को सक्रिय किया, जिससे कोर से उसके शरीर में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ। इस ऊर्जा को थोड़ा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उसके मेरिडियन के माध्यम से केवल एक बार परिसंचरण इसे अवशोषित करने के लिए पर्याप्त था। तीसरे स्तर का ऊर्जा कोर एक निम्न स्तर की 8 स्तरीय गोली के प्रभाव के बराबर है। ये स्वर्गीय मकबरा वास्तव में साधना के लिए एक खजाना है। ऊर्जा कोर को अवशोषित करने के बाद गूफी ने तेजी से स्वर्गीय मकबरे की पहली परत को पार किया। उसका लक्ष्य तीसरी परत तक पहुंचना था, क्योंकि केवल वहां के ऊर्जा कोर ही उसके जैसे डू संत को लाभ पहुंचा सकते थे। कुछ ही समय में उसे खाली आंखों वाली 1 दर्जन से अधिक अलौकिक आकृतियां मिलीं, जो सभी मध्य हवा में तैर रही थीं और उसका रास्ता रोक रही थीं। बिना धीमे हुए गूफी ने अपना हाथ उठाया और आकृतियां तुरंत ऊर्जा कोर में बदल गईं, जिन्हें उसने एकत्र किया। ऊर्जा निकायों को भेजने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। विशाल स्वर्गीय मकबरा हमेशा घने ऊर्जा धुंध में लिपटा रहता था। इस ऊर्जा के दबाव में उड़ने की कोशिश करने वाली कोई भी वस्तु पहाड़ की तरह भारी महसूस होगी। थोड़ी सी उड़ान के बाद व्यक्ति पूरी तरह से थका हुआ महसूस करेगा। नतीजतन स्वर्गीय मकबरा अंतहीन रूप से फैला हुआ प्रतीत होता था। स्वर्गीय मकबरे की पहली परत के किनारे पर एक सुंदर आकृति परिदृश्य में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके जैद जैसे हाथ सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे, जो उसके रास्ते में बाधा डालने वाले ऊर्जा निकायों पर तेजी से प्रहार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में सभी ऊर्जा निकाय नष्ट हो गए और ऊर्जा कोर पीछे रह गए। 3 दिन हो गए हैं और मैंने अभी भी भाई गूफी का कोई संकेत नहीं देखा है। जुनर ने बुदबुदाया, ऊर्जा कोर को इकट्ठा किया और धीरे से अपने माथे से बालों का एक ताला अलग किया। वह कुछ थकी हुई लग रही थी। पिछले 3 दिनों से उसने आराम नहीं किया था, लगातार गलती से गूफी से टकराने की उम्मीद में आगे बढ़ रही थी। जब तुम पहले से ही यहाँ हो तो क्यों छिप रहे हो? क्या हुन कबीले के लोग इतने नीचे गिर गए हैं? अचानक जुनर ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अपनी तरफ देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। जैसे ही उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी, दूर की जगह में हलचल मच गई। 2 काले वस्त्र पहने आकृतियां बाहर निकलीं, उनकी भयावह आभा धीरे धीरे फैल रही थी। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि आप गू कबीले के दिव्य वंश से हैं। आपकी धारणा वास्तव में तेज है। मुझे आश्चर्य है कि अगर गू कबीले का दिव्य वंश यहाँ स्वर्गीय मकबरे में गिर गया तो उन्हें कैसा लगेगा। पूरी तरह से काले वस्त्र में लिपटी हुई 2 आकृतियां धीरे धीरे जुनर की ओर बढ़ीं। इस समय बिना किसी रोक टोक के उनमें से एक खौफनाक हत्या का इरादा निकल रहा था। हुन या हुन ली, तुम दोनों में बहुत हिम्मत है। जुनर की आंखें बर्फीली थीं क्योंकि वह दोनों को घूर रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी। ऐसा लगता है कि हुन कबीले अब गू क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हे, इसमें बहादुरी या मूर्खता जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी पहचान से हमें कोई खतरा नहीं है, हुनिया ने व्यंग्य किया। इसके अलावा अगर तुम स्वर्गीय मकबरे में मर जाते हो तो गू कबीले को हम पर कैसे शक हो सकता है? सिर्फ तुम दोनों। जुनर की आंखों में सुनहरी लपटें चमक उठीं जब वह उदासीनता से बोल रही थी। बूम! जिस क्षण जुनर की आंखें सुनहरी लपटों से घिरी हुई थीं, हुनली नाम का आदमी जमीन पर जोर से कूद पड़ा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी मुट्ठी बिना किसी शानदार तकनीक के जुनर की ओर टूट पड़ी। NOWELL-BE-IN.C ओम। हम्फ! जुनर ने ठंडी सांस ली, जरा भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी हथेली को उसकी मुट्ठी से सीधे टकराने के लिए उठाया।
बूम! मुट्ठी और हथेली के टकराव ने ऊर्जा की एक भयानक लहर को मुक्त किया, जो उनके नीचे के पत्थरों को चकनाचूर कर रही थी। हुनली 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन इससे पहले कि जुन अपने फायदे का फायदा उठा पाती, हुन्या का हमला हुआ, जिसने उसकी पिछली गति को खत्म कर दिया। अगले ही पल अनगिनत काली जंजीरों ने जुनर को घेर लिया, उसके चारों ओर की जगह को बंद कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे रोक सकता है? जुनर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही सुनहरी लपटें आगे बढ़ीं। धातु की खनक की एक श्रृंखला के साथ जंजीरें टूट गईं। स्वर्गीय ज्वाला को जलाने वाला स्वर्ण सम्राट। यह महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, हुन्या ने सोचा, सदमे की लहर महसूस करते हुए। उनके पहले आदान प्रदान में उन्हें एहसास हुआ कि जुनर कितनी शक्तिशाली थी। दोनों के एक साथ काम करने के बावजूद वे शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चलो अभी पीछे हटते हैं। आसपास भू कबीले के अन्य सदस्य हो सकते हैं। तीसरी परत तक पहुंचने के बाद हम फिर से इकट्ठा होंगे। हुन्या ने जल्दी से हुनली को संदेश भेजा। ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने हमला करने का नाटक किया और जुनर से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए तेजी से भाग गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? लंबे समय से निराश जुनर ने अपना गुस्सा निकाला और उनका पीछा किया। उससे बचने के लिए हुन्या और हुनली ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया, स्वर्गीय मकबरे के दबाव में जितना संभव हो सके उतनी तेजी से उड़ान भरी। लानत है, यह महिला पागल हो गई है, वह पूरे 1 घंटे से हमारा पीछा कर रही है। 1 घंटे की उड़ान के बाद हुन्या और हुनली अपनी सीमा पर थे, भारी दबाव के तहत संघर्ष कर रहे थे, फिर भी जुनर अभी भी उनका पीछा कर रही थी। तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे हो? अचानक हुन्या और हुनली के आगे की जगह से एक आवाज़ गूंजी। जिस क्षण उन्होंने आवाज़ सुनी, उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए। वे अनजाने में एक असली राक्षस के हाथों में चले गए थे। भाई गुफी, मुझे पता था कि तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगे। पीछे से एक खुशी और राहत भरी आवाज़ सुनाई दी, जब जुनर ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें परिचित आकृति को देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गईं।